टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको लाभ और हानि चैप्टर से कुछ बेसिक बातें बताई थी, कुछ उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी बताई थी। आज उसी में और आगे बढ़ाते हुए कुछ विशेष प्रॉब्लम आपके सामने मैं बेसिक से ही डेवलप करके एक तरह का ट्रिक के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बेसिक से ट्रिक को समझने का प्रयास करें। अगर तुमने बेसिक से ट्रिक को अपने आप डेवलप करना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि आपका गणित बहुत इजी हो जाएगा। और इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैं पहली प्रॉब्लम लेके आता हूं। कोई पानी का घोल है, एक पानी के साथ में एक घोल है, ठीक है। और इस घोल में एल्कोहल की मात्रा दे रखी है। क्या दे रखी है? एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 20% दे रखी है। 20% दे रखी है, यानी एल्कोहल की मात्रा जो 20% दे रखी है। अब मान लीजिए उस घोल का मान जो है 5 लीटर हो, घोल का मान 5 लीटर, यानी घोल 5 लीटर। अब इस घोल में से 2 लीटर घोल निकालने के बाद उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, तब उस घोल में कितना प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत एल्कोहल होगा। देखो, ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए, पानी का एक घोल है एल्कोहल के साथ में, जिसमें 20% आपका एल्कोहल दे रखा है। कितना दे रखा है? और टोटल घोल की मात्रा जो दे रखी है 5 लीटर दे रखा है। अब सवाल में केवल घुमाव के लिए क्या कर रखा है, क्योंकि सवाल के घुमाव ही तो समझना है। उस घोल में से 2 लीटर घोल को निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर क्या किया है? 2 लीटर पानी मिला दिया गया, यानी 2 लीटर घोल निकाला और 2 लीटर पानी मिला दिया। तो मैं क्या देख रहा हूं? दोबारा से घोल जो 5 लीटर फिर बन के तैयार हो गया। घोल तो जितना था उतना ही हो गया, लेकिन रेशियो क्या बिगड़ गया? क्योंकि जब 2 लीटर घोल निकाला तो उसमें पानी और एल्कोहल दोनों निकल के गई थी, लेकिन उसमें 2 लीटर ओनली पानी डाला गया है, तो निश्चित ही एल्कोहल की मात्रा कम हो जाएगी। ये बेसिक बात हो गई। लेकिन अब ये कैसे मालूम पड़ गई कि कितना कम हो गई या कितना रहेगी? इस सवाल में 2 कंडीशन आ सकती हैं। तो मैं पूछ सकता है कि कितना % एल्कोहल बचा या कितने % एल्कोहल की मात्रा कम हो गई। ये सवाल के घुमाव में 2-3 बात रहेगी। अब आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो,
बेसिक से काटिए। देखिए 5 लीटर आपका घोल था जिसमें अल्कोहल भी था और पानी भी था। अब क्या हुआ, इसमें से 2 लीटर जब अल्कोहल निकाल दिया गया तो अल्कोहल का जो घोल बचा वो कितने लीटर बचा? अल्कोहल का जो घोल बचेगा जब 5 में से 2 लीटर निकाल दिया जाएगा तो 3 लीटर अल्कोहल का घोल बचा है। अब ये 3 लीटर अल्कोहल का घोल जब बच रहा है, इसी में आपका 20% क्या है? अल्कोहल है, बाकी क्या है? बाकी पानी है। तो 3 लीटर में 20% अल्कोहल की मात्रा निकालो सीधा। तो आप निकालेंगे तो क्या होगा? 0.6 लीटर आपका क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? 0.6 लीटर अल्कोहल हो गया। अब देखिए, अब 3 लीटर में 0.6 लीटर अल्कोहल है। अब क्या होता है, 2 लीटर तो अल्कोहल मिश्रण गया, 2 लीटर पानी एंट्री हुआ, तो फिर दोबारा से मिश्रण तो 5 लीटर ही हो गया। भाई मिश्रण पुनः कितना हुआ? पुनः मिश्रण 5 लीटर ही रहा, ठीक है ना। दोबारा से मिश्रण कितना रहा? 5 लीटर रहा। लेकिन उस 5 लीटर में अब अल्कोहल कितना है? अब अल्कोहल ओनली ये है, तो बस अल्कोहल की मात्रा 0.6 लीटर है। कितने में है? 5 लीटर में। हो गया काम, सवाल हो गया, ठीक है ना। इससे काटेंगे आप, ये 20 बार कटा, 20 से यहां गुणा करेंगे, 12% इसमें अल्कोहल बचा है। अब नए मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा है वो 12% बची है। अब आपसे प्रश्न या घुमाने के लिए कुछ और भी कह सकता है कि भाई कितने परसेंट अल्कोहल कम हो गया? तो पहले अल्कोहल कितना था? 20%। अब 12% कम हो गया तो कितने परसेंट? वो 12% रह गया तो कितने परसेंट कम हो गया? अब अल्कोहल उसमें 8% कम हो गया। यानी नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 8% कम हो गई या 12% रह गई, ठीक है ना। देखिए कोई विशेष बात नहीं, बेसिक से ही मैं समझा रहा हूं। देखिए जिसमें 5 लीटर मेरा घोल था उसमें से 2 लीटर जब घोल निकल गया तो मेरे पास 3 लीटर घोल बचा है। 3 लीटर में जितना भी अल्कोहल होगा वही रहेगा, बाकी तो पानी रहना है। तो मैंने 3 लीटर में अल्कोहल की मात्रा निकाली। 3 लीटर में अल्कोहल कितना है? क्योंकि 20% इसमें अल्कोहल था, तो 3 लीटर में 20% का वैल्यू निकाला तो 0.6 लीटर अल्कोहल है। बाकी अब उसमें 2 लीटर पानी मिला रहा है तो मेरा मिश्रण दोबारा से 5 लीटर तैयार है। 5 लीटर में केवल 0.6 लीटर अल्कोहल है। अब अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा निकालनी तो 0.6 में 5 टोटल वैल्यू का भाग देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज मान निकल आया, ठीक है ना। और आपको सवाल घुमाने के लिए कितना परसेंट अल्कोहल कम हो गया तो वो आपको मैंने समझा दिया है। इसी तरीके से और भी आप सवाल समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा सुनो, और भी इसी तरीके के सवाल होंगे। देखो क्या है, प्रश्न है, एक क्लास है, एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों का प्राप्तांकों का दे रखा है। पूरा क्लास है ये, ठीक है ना। एक कक्षा है जिसमें बच्चे जो पास हुए हैं, औसत जो प्राप्तांक हुआ है, लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है, लड़कियों का, ठीक है ना, का औसत प्राप्तांक, ठीक है ना, प्राप्तांक 73%। यानी कि 73% लड़कियों ने एवरेज में अंक प्राप्त किए हैं और लड़कों ने कितने प्राप्त किए हैं? मान लीजिए लड़कों ने 71% अंक प्राप्त किए हैं। कितने? 71% अंक प्राप्त किए हैं परीक्षा में। अब क्या होता है, अब प्रश्न में कहता है कि इस पूरे क्लास ने, यानी पूरी कक्षा ने, जिसमें से लड़के और लड़की दोनों रहेंगे, लड़के और लड़की दोनों रहेंगे, तो उनकी बात बताता है कि इन दोनों ने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वो 71
71.8 प्राप्त किए हैं। औसत प्राप्तांक ये भी रहा दोनों का, ठीक है ना। यहां पर लड़के और लड़की रहेंगे, इसमें लड़के और लड़की रहेंगे। अब प्रश्न कहता है कि उस कक्षा में लड़कों की संख्या कितने परसेंट है, लड़कियों की संख्या कितने परसेंट है, लड़कियों की संख्या कितने परसेंट है और लड़कों की संख्या कितने परसेंट है। तो देखिए सवाल में केवल घुमाव है, समझने का प्रयास करें। देखो वैसे तो एलिगेशन से भी सवाल बन रहा है, भले ही ये परसेंटेज में सवाल दे रखा है। तो एलिगेशन से क्या होगा कि ये दोनों का मिक्सर है, एलिगेशन में मिक्सर देता है तो ये मिक्सर हो गया। अब इससे हम निकाल सकते हैं, यहां इनका डिफरेंट आ रहा है 1.2% मान लीजिए, यहां डिफरेंट क्या आने वाला है 0.8%। परसेंट से परसेंट कटा, ठीक है ना, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक स्थान उसमें भी एक स्थान इसमें भी है। 4 के पाने से 2 बार कटा और 4 के पाने से 3 बार, यानी एक रेशियो निकल आया। इस क्लास में 2 लड़की हैं तो 3 लड़के हैं, 2 लड़की हैं तो 3 लड़के हैं। 10 का गुणा कर लूंगा तो 20 लड़की हैं तो 30 लड़के हैं, इसी रेशियो में ये रहेंगे। अब क्या हुआ, हम इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पे पूरी क्लास रेशियो में कितने की बन रही है 5 की। 5 में से लड़कियां क्या हैं 2 परसेंटेज, 5 में से लड़के कितने हैं 3 परसेंटेज। लड़के और लड़कियों का परसेंटेज आ गया। लड़कियां हो गई आपकी ये 20 बार 20 यानी 40% क्लास में लड़कियां हो गई और ये 60% क्लास में लड़के हो गए। ये लड़कियां हो गई, ऊपर ये लड़कियां हैं और नीचे ये लड़के हैं, ठीक है ना। आपकी समझ में आ रहा होगा, परसेंटेज में सवाल सब दिया है और यहां पर लड़कियों का औसत प्राप्तांक किसी ने ज्यादा प्राप्त किए होंगे किसी ने कम, लेकिन एवरेज में सबका 73 हो गया। ऐसी लड़कों का सबका 71 हो गया, लेकिन पूरी क्लास को मिला के देखते हैं तो यहाँ पर 71.8 आता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। इसको एलिगेशन से अंतर करके दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, वो उधर लिख दिया वो इधर। ये रेशियो बनाने के बाद लड़के और लड़कियों का रेशियो आता है। यहाँ लड़कियां 2 लड़कियां हैं तो लड़के यहाँ पर 3 हैं, पूरी क्लास यहाँ पर 5 की हो गई। 5 में से 2 लड़कियां तो परसेंटेज, 5 में से 3 लड़के तो परसेंटेज, आपका कन्वर्शन कर दिया। इस तरीके का भी आपको सवाल दे सकता है, ठीक है ना। अब और भी डिफरेंट टाइप के सवाल हो सकते हैं, जैसे एक सवाल है नॉर्मली सवाल मान लीजिए कि आपसे पूछता है 35% का 10%, 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है, यानी किस भिन्न के तुल्य। इसका मतलब तुम्हें इसकी भिन्न बनवाना चाहता है तो आप बना सकते हैं। इसमें तो बहुत इजी बात है। देखिए आपको जब शुरू में मैंने परसेंटेज वगैरह पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए आप बट्टे में 100 लिख सकते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। 10% को भी देख लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब ये भिन्न कन्वर्सन होती है, काट के आपको छोटा करना है। इसको देखिए 0 से 1 0 कटा, 5 से 2 बार कट रहा है, 5 से ये 7 बार कट रहा है और 7 से कोई संख्या कटने वाली नहीं तो आपका ऊपर 7 हो गया, नीचे 2 से हो गया। ये भिन्न का रूप आ गया, ठीक है ना। यानी आपने इस परसेंटेजों के द्वारा एक भिन्न का निर्माण किया है, यानी कि 35% का मतलब मल्टीप्लाइज होता है, ठीक है ना। 10% तो 35% को पहले भिन्न में कन्वर्सन किया है, का के लिए मल्टीप्लाई लिखा दिया, फिर 10% को भी भिन्न में परिवर्तन किया। इसका सरलतम रूप ये आ गया।
ये आपकी 7/2 से एक भिन्न हो गई, अर्थात ये दोनों परसेंटेज की जो वैल्यू है मिला करके इस भिन्न के तुल्य हो गई, यानी 7/200 के तुल्य हो गई। इस तरीके का बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछ सकता है, परीक्षा है इसका नाम। कुछ टिपिकल भी होते हैं तो कुछ इजी भी होते हैं, लेकिन आपको बेसिक बातें जरूर समझनी है। देखिए अब सवाल है, जैसे कि चीनी का भाव में कमी होती है, मान लीजिए चीनी का भाव 10% कम हो गया, क्या हो गया 10%, ठीक है ना, कम, ठीक है ना, 10% कम हो जाने से क्या हुआ, 10% चीनी का भाव कम हो जाने से, ठीक है ना, 1 से 40 रुपए में, 1 से 40 रुपए में दुकानदार 500 ग्राम चीनी अधिक दे देता है। यानी कि दुकानदार ने क्या किया कि उसने 500 ग्राम चीनी अधिक दे दी। अब प्रश्न में क्या पूछता है, तुमको दो बात पूछ सकता है कि एक तो पूछ सकता है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, दूसरा यह भी पूछ सकता है कि चीनी का बाद में मूल्य क्या रहेगा, ठीक है ना। ये दो बात आपसे टैली कर सकता है, यानी कि यहां पर एक तो तुमसे पूछ सकता है कि चीनी का दे देता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, एक तो ये बात पूछ सकता है होगा। एक दूसरी बात यहां पर और पूछ सकता है कि चीनी का, ठीक है, बाद का मूल्य, यानी बाद का मूल्य होगा, यानी कम होने के बाद मूल्य। दोनों में से कोई एक बात पूछ सकता है, या आपसे यह भी प्रश्न कर सकता है कि दोनों प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य के बीच में कितने का डिफरेंट होगा, एक ये भी प्रश्न कर सकता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं क्या होने वाला है। देखो भाई 1 से 40 रुपए में जो चीनी आ रही थी पहले प्रारंभिक मूल्य पर, उससे उसने दुकानदार ने क्या किया कि इसने 500 ग्राम चीनी अधिक दे दी। क्यों दी कि भाई चीनी का रेट 10% कम हो गया, 100 पर 10 कम हो गया, अर्थात पहले जो चीनी 100 रुपए में मिल रही थी अब उतनी ही चीनी 90 रुपए में मिलेगी। भाई सोचने की बात है, बेसिक बात समझा रहा हूं, कोई विशेष बात, कोई फॉर्मूला नहीं। पहले जो चीनी आपके पास जो तुमको मिलने जा रही थी 100 रुपए में, वही चीनी अब तुमको कितने रुपए मिलेगी, 90 रुपए मिलेगी। इसका मतलब 1 से 40 में कितने रुपए की बचत हो गई, 90, 10% निकाल लो, 14 रुपए की बचत हुई। उस 14 रुपए की बचत से क्या काम कर दिया दुकानदार ने कि आपको 500 ग्राम चीनी अधिक दे दी। वो 14 रुपए जो बच रहे थे आपके लिए, दुकानदार ने 500 ग्राम चीनी यानी आधी किलो चीनी आपको अधिक दे दी। इसका मतलब आधी किलो चीनी का मूल्य हो गया 14 रुपए। तो अब अंतिम मूल्य 1 किलो का कितना होगा, तो यानी 14 दूनी 28 रुपए। भाई होगा कि नहीं, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा नहीं। आधी किलो का जब 14 रुपए है तो 1 किलो का मूल्य 28 रुपए पर केजी हो गया, यानी ये बाद वाला मूल्य है, ये मूल्य बाद वाला है, यानी हमने बाद वाला मूल्य को तो निकाल लिया। प्रश्न घुमा सकता है कि प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सकता है,
जब प्रारंभिक मूल पूछे तो आप ध्यान रखना ये 28 रुपए पर केजी, ये कौन सा मूल है, यानी कि 90% वाला। पहले मूल 100% था, अब वो 10% कम हो गया तो 90% रह गया, यानी कि ये 90% वाला मूल है, इसको प्रारंभिक पहुंचाने के लिए 100% करना है। तो देखिए इसे काटिए, ये 2 से 80 हो जाएगा ऊपर और नीचे 9 है, 9 30 27 हो गया और 1 बच गया, 10 हो गया, 9 1 का 9, फिर 1 बच गया, फिर 9 1 का 9, ठीक है ना, और वही चलेगा, 9 1 का 9 का ही मैटर चलता रहेगा, यानी कि 31.1 के करीब रुपए पर केजी। ये आपका कौन सा मूल हो गया, प्रारंभिक मूल हो गया। यहां पर मैंने दोनों ही मूल निकाल के दिखाए। यदि तुमसे प्रश्न कहे कि अब डिफरेंट कितना होगा तो 31.1 या 31.10 में से आप 28 रुपए घटा देंगे तो 3 रुपए 10 पैसे या 12 पैसे के करीब आपका डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि मैं जो सवाल आपको बता रहा हूं कि सवाल कैसे घुमाता है, आपको केवल बेसिक समझा रहा हूं और बेसिक से ही आप डेवलप कर सकते हैं भाई, कोई ट्रिक नहीं, सब कुछ बेसिक में छिपा हुआ है। आपको बेसिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने ये सीख लिया तो आप अपने आप ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। इसी को आपको समझना है, सीखना है। मेरी क्लास में आप एंड तक जमे रहेंगे तो आपको गणित में हीरो बना दूंगा। आप टेंशन मुक्त रहिए, केवल आपको मेरी क्लास अटेंड करना है, बशर्ते जो मैं कर रहा हूं उस पर काम करना है। क्लास को देखने के बाद उसी मेथड पे काम करना है। आप मौखिक करेंगे। मैं जो भी गणित पढ़ा रहा हूं वो केवल व्यावहारिक गणित पढ़ाता हूं, मौखिक गणित पढ़ाता हूं। केवल मुझे ये आपको समझाने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर मैं इस चीज को न लिखूं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल मौखिक गणित पढ़ाना पसंद करता हूं मैं, और मौखिक गणित ही पूछा जाता है वहां पर, क्योंकि आपके लिए टाइम की कमी है। आपको सवाल के लिए केवल 30 से 40 सेकंड देता है। अगर वो इतने बड़े सवाल आपसे करेगा तो आप कहां से लाएंगे टाइम। वो भी इसी हिसाब से सवाल देता है, केवल इस चीज को ही तो समझना है। देखिए और भी आपके सामने ढेर सारी प्रॉब्लम लेके और भी बताने का प्रयास करता हूं, सुनिए। जैसे अब जनसंख्या से संबंधित है क्वेश्चन। एक शहर है या कस्बा कहिए, ठीक है ना, आप कस्बा कह सकते हैं इसे। क्या होता है इस कस्बे में कि इस कस्बे में जनसंख्या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी परसेंटेज में। आपको एक जगह बताएगा कि नगर की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या इस समय ये है, तो उसके बाद क्या होगी। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। आप समझने का प्रयास किए। देखिए ये कस्बा है, पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष, ठीक है ना, पहले वर्ष, ठीक है ना, इस कस्बे की जनसंख्या 10% क्या हो गया, 10% वृद्धि हो गई। चलो पहले वर्ष तो क्या हुआ, 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगले वर्ष क्या होता है, अगले वर्ष भी कुछ न कुछ होगा। अब मान लीजिए कि अगले वर्ष आपकी 8% की कमी हो गई। क्या हो गई, अगले वर्ष जो है, दूसरे वर्ष इसे कहेंगे हम, ठीक है ना, दूसरे वर्ष 8% की कमी हुई साहब। अब दूसरे वर्ष कमी हो रही है। अब यहां पर ये तो दोनों वर्षों का गेम रहा। यहां एक बात बताता है, जैसे नगर की जनसंख्या 100 थी तो 10 की वृद्धि हो रही है तो 1 से 10 हो गई 1 साल बाद। फिर यहां क्या कहता है कि यहां जब 100 थी तो वो 92 रहेगी। क्या रहेगी, 8 कम होने के बाद 92 रहेगी, रहेगी कि नहीं। लेकिन अब सवाल में जो देगा, यहां आपको 2 बात देगा। कहेगा कि वर्तमान में नगर की जनसंख्या ये है तो 2 साल बाद क्या होगी। यह आपसे कह सकता है कि 2 साल पूर्व ये जनसंख्या थी तो आज क्या होगी। या ऐसा कह सकता है कि 2 साल बाद जनसंख्या ये थी तो 2 साल पहले कितनी होगी।
अब यही पे आपको समझना है, जैसा वो तुमको सवाल कहता है उसी चीज को आपको समझना है। अब सवाल में यहाँ पर नगर की जनसंख्या आपको लिखना है और लिखने के बाद में आपको बताना है। अब इसमें आपको देता है कि इस नगर की जो जनसंख्या है 50,400, क्या है 50,400 जनसंख्या थी इस समय, यानी इस समय वर्तमान में ये कहिए कि वर्तमान में जनसंख्या थी, ठीक है ना। अब तुमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले क्या थी, 2 वर्ष पहले, ठीक है ना, 2 वर्ष पहले जनसंख्या पूछने लगा, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या पूछने लगा। तो समझ रहे हैं आप, ये वर्तमान है, देखिए यहां पर समझिए, ये यहां वर्तमान है और वर्तमान से ये पीछे ले जाना चाहता जनसंख्या को। यहां 2 वर्ष, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, समझिए। ये वर्तमान यहां रहा और वर्तमान में उसने जनसंख्या आपको दे रखी है 50,400, 50,400 दे रखा है। तो सुनिए, पीछे के लिए लाना है तो सुनिए, यहां पर कहता है कि पहले वर्ष क्या हुई कि नगर की जनसंख्या बढ़ी, यहां से मान के चलिए यहां 10% बढ़ी थी, यहां वृद्धि हुई थी और इस जगह 8% कमी हुई थी, तब ये यहां मिली। फिगर पे समझ रहे हैं, ठीक है ना। तब ये जनसंख्या आपको प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जब ये आपकी 8% कमी हुई तो 100 में 8 घटाया तो 92% रह गई थी। ये 92% की वैल्यू थी यहां। अब इसको यहां से 92% निकाल के जब यहां लाऊंगा, फिर ये 110 की वैल्यू थी, क्योंकि वो 10% बढ़ के थी, तो इसमें 92 का भाग देना है 100 का गुणा, क्योंकि आपको यहां दिया है, इसको लाना है इधर, पीछे लौटाना है। अब दोबारा से 110 का भाग देना है, इस 100 का गुणा, आपका सवाल हो गया। यानी 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या ये होगी, केवल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपको खत्म करना है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। फिर एक बार सुन लें, है कुछ नहीं। अगर इसी सवाल को मुझसे ये पूछता कि वर्तमान में ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो व्यवस्था उल्टी होती। सुनिए, वर्तमान में ये है तो पहले 10% में बढ़ाता, यानी कि 50,400 को 10% बढ़ा के 110/100 करता, ठीक है ना। और फिर अब मेरे पास 8% कम हो रही है तो 92 फिर इसे 100 करता, 92/100 कर देता। अब ये 2 वर्ष बाद हो गई, इधर ये 2 वर्ष पहले थी। सवाल को कहीं भी घुमाए आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, और केवल कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन आप पर आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर आपका भविष्य अंधकार में कह सकता हूं, आपको पहले कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है ना। आपका ये सवाल हो जाएगा। आपको यहां पूछा है ये कैलकुलेशन करनी है, इधर पूछा है तो ये कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए, और भी एक आध सवाल आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। देखिए, कोई राशि है और उस पर क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? राशि पर, ठीक है ना, राशि पर क्रमिक बट्टे हैं। क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं और उन क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। उन क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। इस तरीके भी सवाल पूछे जाते हैं।
समतुल बट्टा आपको पूछा जाता है। जैसे मैं अभी बना दूं, एक राशि है जिसके क्रमिक बट्टे हैं आपका, एक मान लीजिए 10% हो जाए, दूसरा मान लीजिए 20% हो जाए, तथा तीसरा आपको 40% कर दो, चलो 40% हो गया। ये तीन एक किसी राशि पर क्रमिक बट्टे हैं और इन तीनों बट्टों के समतुल बट्टा आपको पूछने बैठ गया, तो बताइए इनके तीनों का समतुल बट्टा क्या होगा। देखिए, अगर तुम चाहते हो हम मौखिक करें तो मौखिक की भी कर सकते हैं। देखिए, आप राशि को 100 मान लीजिए, भाई पहला 10% का बट्टा दे दिया तो राशि कितनी रह गई, 100 पे 10 कम होगी तो 90 रह गई, तो बट्टे में 10 आ गया। अब 90 का 20% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, निकाल के देख लो, 90 इंटू 20 3200, लो काट के 18 आ गया। 18 वैल्यू आ गई 90 की 20%, यह 28 हो गया दोनों को मिला के। 100 में से 28 कम किया तो अब कितना रह गया, 72 रह गया। अब 72 का 40% निकालना है आपको, 72 का 40% निकाल लीजिए, ठीक है ना, एक जीरो कटा, ठीक है ना, ये 2 से 2 बार और 2 से 5 बार, 5 का 2 का उड़ा के 144 हो गया, 5 का भाग देना है, 5 दूनी 10 और 55 40 पॉइंट 55 40, हाँ 28.8 ये हो गया, 28.8 यहाँ और जोड़ दीजिए, लो टोटल हो गया 28 2 56, यानी कि 56.8 ये समतुल बट्टा हो गया। देखिए बिल्कुल मौखिक किया है मैंने, वैसे सूत्र के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। आप क्या करेंगे, इनको कम करते जाएंगे, ये 90/100 हो जाएगा, इंटू ये 80/ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये 60/100 हो जाएगा इंटू 60। फिर बाद में इसको 100 में से घटाना होगा, क्योंकि पूरा मान 100 होता है। 100 में से घटाने के बाद तब आपका समतुल बट्टा आएगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले 100 पे 10% निकाला, 10% यहाँ हो गया, 90 रह गया, 90 का फिर 20% निकाला, 18 आया था, उस दोनों को जोड़ के 100 में से घटाया 72, 72 का फिर 40% निकाला, इन तीनों को जोड़ दिया, सीधा तीनों के बराबर एक ही बट्टा हो गया, ये समतुल बट्टा हो गया। इसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके लिए और भी सवाल हैं। देखिए, एक दुकानदार क्या करता है कि किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद भी लाभ ले लेता है। यानी वो क्या कर रहा है कि वो अपने मूल्य को, अंकित मूल्य को कुछ बढ़ा के लिखना चाहता है, यानी दोनों काम करता है। क्या काम करता है, एक तो अपना लाभ भी लेना चाहता है, ग्राहक को खुश करने के लिए छूट भी दे देता है, तो इसका मतलब ग्राहक जो ला रहा है उससे अधिक अंकित करेगा, तभी ये संभव है, छूट भी देनी लाभ भी लेना। अब दोनों की वैल्यू पूछ सकता है तुमको, आपको क्रय मूल्य पूछ सकता है, अंकित मूल्य पूछ सकता है, या उसे कितना % लाभ हो गया ये भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है, और पूछने पर ये देखिए, तो मैं एक सवाल कोशिश करता हूं इसी तरीके का। देखिए, एक दुकानदार है, यानी क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है ना, वो किसी वस्तु को 20% की छूट, यानी क्या किया, 20% की छूट देने के बाद, यानी उसने 20% की छूट दे दी, छूट देने के बाद भी उसको 4% का लाभ हो जाता। मान लीजिए छूट देने के बाद 4% का लाभ अर्जित करता है, मान लीजिए क्या कर रहा है, 4% का
लाभ, ठीक है, अर्जित करता है। 4% का उसने लाभ अर्जित कर लिया। अब तुमको प्रश्न में कह सकता है कि अंकित मूल क्रय मूल से कितना अधिक होगा, यह भी प्रश्न कर सकता है। यानी कि अंकित मूल क्रय मूल से कितना % अधिक होगा, क्रय मूल से कितना % अधिक होगा। इस तरीके से सवाल घुमा सकता है। तो देखिए भाई सुनो, न तो कहीं इसमें अंकित मूल ही दिया, नहीं कहीं इसमें क्रय मूल दिया। क्या दिया? सवाल में देता है कि 20% की छूट देने के बाद भी 4% का लाभ ले रहा है। तो प्रश्न में कहता है कि वो अंकित मूल क्रय मूल से कितने % अधिक अंकित करता है। तो ऐसे सवालों में क्योंकि परसेंट से संबंधित है तो आप क्रय मूल को आप 100 मान लीजिए सीधा, क्योंकि परसेंट पे ही 100 होना है। अब सुनिए, जब तुमने सीपी को 100 अपने दिमाग में मार रखा है तो पहले लाभ दोगे या छूट? पहले ये देखना है, पहले लाभ लोगे या छूट? अरे ग्राहक पहले, दुकानदार पहले अपना लाभ लेता है, तो पहले लाभ लीजिए भाई। 4% का लाभ हो रहा है तो उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए? अरे भाई उसे जब 100 रुपए में लाया, 4% का लाभ ले रहा है तो उसे 1 से 4 में बेचनी चाहिए। यानी एसपी आपको मिल गया, ये मान लीजिए लाभ उसको मिल गया, लेकिन ये भी एसपी जो है उसने 20% छूट प्राप्त देने के प्राप्त किया है। इसका मतलब यहां पर मान लीजिए 100 रुपए लिख रहा हो, प्रिंट प्राइस लिख रहा हो और 20% की ये छूट दे रहा है, तो उसने कितने % पे बेच दी? 80% पे बेच दी। अर्थात ये 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू को आपको प्रिंट प्राइस पे पहुंचाना है, अंकित मूल्य पे पहुंचाना है। तो देखिए 80 का इसमें भाग दीजिए, 100 का गुणा कीजिए। अब बस अंकित मूल्य के लिए आया, अंकित मूल्य के लिए आया तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार और 4 से ये 26 बार, 26 बार ही हो गया। और 26 इसका गुणा करेंगे तो 130, यानी कि उस पर 130 रुपए लिखा जाना चाहिए। अब प्रश्न में क्या कहता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? अरे भाई क्रय मूल्य 100 रुपए माना, अंकित मूल्य 130 निकले आया तो कै रुपए बढ़ गया? 30 रुपए। कै पे? 100 पे तो % ही हो गया। यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। आप समझने का प्रयास करें, कोई विशेष बात नहीं, केवल बेसिक को पकड़ें और सवाल को सरल करें। बेसिक पर ही जोर रहे और मौखिक सवाल हो जाता है। फिर समझिए, एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु पर 20% छूट देने का दावा करता है और दावा करने के बाद में 4% लाभ भी लेता है। और फिर प्रश्न कहता है कि वो अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे तब ये सब कुछ प्राप्त हो। तो हमें सवाल में न तो अंकित मूल्य दिया न आपका क्रय मूल्य दिया, तो हम सवाल को, क्योंकि हम क्रय मूल्य को मान सकते, सीपी को मान सकते हैं। मान लिया कि 100 रुपए की लेके आया, जब वो 100 की लेके आया तो दुकानदार पहले लाभ लेगा, छूट नहीं देगा। उसका लाभ 4% है तो 100 पे 4 रुपए ही हो गया, तो 1 से 4 रुपए की उसे बेचनी है छूट देने के बाद। तो 1 से 4 रुपए की जब बेचनी है, ये छूट देने के बाद है,
उसने छूट 20% दी है। जब 20% छूट दी है तो 100 पे 20 की छूट मिलेगी तो 80% रह गया, अर्थात उसने 80% पे वस्तु बेची थी, अर्थात ये 104 80% की वैल्यू है। इसको 100 से गुणा किया तो ये प्रिंट प्राइस कन्वर्सन हो गया, यानी वो 130 रुपए उस पर लिख रहे थे, 100 उसने सीपी किया था, खरीदा, 130 लिखा तो 30% बढ़ा दिया, 100 पे 30 ही तो बढ़ा दिया, 30% अधिक अंकित किया है। आप समझ रहे होंगे। इसी तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, बेसिक को समझने का प्रयास करें। देखिए और भी एक का सवाल देखते हैं इसी टाइप का, और आपके सामने कोई सवाल देते हैं। देखिए फिर वही एक दुकानदार ने क्या किया कि अपनी वस्तु पर, ठीक है ना, एक दुकानदार ने फिर क्या किया, ठीक है ना, दुकानदार ने यह किया कि अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य का 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी जो लाया था उसे 50% अधिक लिख दिया, यानी दुकानदार ने क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित कर दिया। मान ली इस तरीके से 50% ज्यादा लिख दिया, फिर उसके बाद छूट देने लगा, फिर उसके बाद उसने क्या किया, छूट दे दी। मान लीजिए उसने 30% की छूट दे दी, अंकित कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद %30 की छूट दे दी तो उसे कितने % लाभ हुआ, ठीक है, दे दी तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो सवाल में थोड़ा डिफरेंट है। पिछले सवाल में क्या था कि उसने अंकित मूल्य पर नहीं, पहले 4% लाभ लिया था, 20% की अंकित मूल्य पर छूट दी थी, तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने % अधिक था, ये प्रश्न में। अब उल्टा कर दिया है, कुछ नहीं, पूछा क्या है भाई, क्रय मूल्य से उसने 50% अधिक अंकित किया है, तो भाई % का सवाल है, यहां पर क्रय मूल्य को मानेंगे 100 रुपए, क्रय मूल्य को मानेंगे 100 रुपए, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 150 रुपए, क्योंकि 50% बढ़ गया। जब 50% ये बढ़ गया तो अंकित, ये सीपी था और ये प्रिंट प्राइस पीपी हो गया। अब ये प्रिंट प्राइस पर आपको 30% की छूट दे रहा है, 30% छूट दे देंगे तो कितने % रह जाएगा, फिर ये 70% रह जाएगा। 70% का हम निकाल रहे हैं तो 105 आ गया, यानी 105 रुपए में उसने बेच दिया। ये आपका एसपी हो गया, लेकिन खरीदा कितने में था, 100 में खरीदा, 105 में बेच दिया, तो भाई कितने % लाभ हो गया, 5% लाभ हो गया, यानी कि अब पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होगा। फिर समझिए, दुकानदार ने अंकित मूल्य को इतने रुपए अधिक अंकित किया है, फिर उसके बाद में उसने अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद फिर दुकानदार को क्या लाभ होगा, ये बात उसमें पूछी गई है। तो आप उसे 100 रुपए प्रिंट सीपी मान लें और 50% बढ़ा के लिख दें, उसके बाद ये प्रिंट प्राइस हो गया, उस पर छूट दे दी, छूट देने के बाद ये वैल्यू निकल के आएगी जो बेचा गया है। अब आपको ये देखना है कि 100 से कितना बढ़ गया, वही % लाभ हो जाएगा। तो ये 100 से 105 आ रहा है तो 5% का लाभ हो गया। आज की क्लास में इतना ही होता है। अब अगली क्लास में आप सबके लिए फिर इसी तरीके की ढेर सारी समस्या लेके फिर मिलेंगी। और अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों से चैनल के लिए
सब्सक्राइबर करने के लिए कहें, उनसे कहें भाई पढ़िए, समझिए, और इसी तरीके से मैं आपके ढेर सारी समस्याओं को लेते हुए मिलता रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।